गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। भाई लास्ट टर्न पे हम लोगों ने पजल टेस्ट किया था, बट उसमें एक्सरसाइज जो 2 थी, आप ज़्यादातर बच्चों ने किया नहीं था अटेम्प्ट। कुछ बच्चे हैं जो करके आए हों एक्सरसाइज, सर डाउट्स है ना डाउट्स। भाई अगर आपने उसको आप उसको करोगे पूरी ईमानदारी से तो डाउट होना है भाई, डाउट होगा। अगर आप नहीं करते हो तो कोई बात ही नहीं है डाउट। भाई आ गए सारे बच्चे, आ गए क्या? नहीं, अभी बहुत सारे बाकी हैं। चलिए बताइए, कौन एक्सरसाइज 2 में कौन सा क्वेश्चन डाउट है भाई, बताइए। सर एक मिनट खोल। हाँ भाई ठीक, ओपन कर लीजिए आप। ये एक्सरसाइज 2 का ऑब्जेक्टिव 1 है आपके सामने, आप ओपन करके बताइए भाई। क्या बेटा? एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 2 का 26, ओके। और स्टार्ट से किसी को डाउट है भाई, और कोई क्वेश्चन? भाई स्टार्ट से किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में डाउट हो एक्सरसाइज 2 में? सर जो 20 से 24 वाले डायरेक्शन है सर, उसमें लास्ट वाला 20 से 24 वाला डायरेक्शन बता देते हैं और फिर 26 वाला भी बता देंगे। ठीक है, देखिए 20 यही वाला है ना। A B C D E F आर मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, अमंग्स देम आर लॉयर डॉक्टर। ठीक है भाई, एमंग देम आर लॉयर डॉक्टर टीचर सेल्समैन इंजीनियर। ठीक है भाई, ये सब देखा। देयर आर 2 मैरिड कपल्स। देखो जब कभी भी आपके पास ना एक फैमिली टाइप का क्वेश्चन हो और 2 मैरिड कपल मिल जाएं, तो आपके दिमाग में ना ये क्लियर पिक बननी चाहिए कि एक जो होगा ना भाई दादाजी और दादी वाला पेयर होगा मैरिड कपल, दूसरा क्या होगा भाई फादर और मदर वाला होगा, और इसके नीचे क्या होंगे भाई बच्चे हो जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे 6 लोग हैं और इसी तरह का बनना चाहिए। आप अगर ऐसा गेस कर पा रहे हैं स्टार्ट में, आप इसको अगर लेके चलते हैं ना, तो थोड़ा हेल्प आपको जरूर डेफिनेटली ये मिलेगा कि एक एडवांटेज ये मिल जाएगा, इससे आप ना क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे बढ़ जाओगे और आपको जो इन्फॉर्मेशन होगी उसको आप रिलेट कर पाओगे आसानी से। ठीक, आगे देखते हैं भाई। देयर आर 2 मैरिड कपल्स हो गया। डी हु इज अ सेल्समैन इज मैरिड टू लेडी टीचर। तो भाई डी जो क्या है एक सेल्समैन है भाई, और इसकी शादी किससे हो रखी है? एक लेडी है वो, और वो टीचर है प्रोफेशन से। कौन है अभी बाद में देखते हैं। नाउ डॉक्टर इज मैरिड टू लॉयर। तो भाई जो डॉक्टर है इसकी शादी किससे हो रखी है भाई? लॉयर से हो रखी है। नाउ एफ हु इज एन अकाउंटेंट इज सन ऑफ बी। भाई एफ क्या है? सन है, साथ ही अकाउंटेंट है, और ये सन है किसका भाई? बी का सन है। ओके, ऑल्सो ब्रदर ऑफ ई। ये जो है ब्रदर ऑफ ई है बच्चों। अब ब्रदर ऑफ ई है तो ई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है ना। नाउ सी हु इज लॉयर इज डॉटर इन लॉ ऑफ ए। अब देखो सी जो लॉयर है ना बच्चों, वो डॉटर इन लॉ है, मतलब ये फीमेल हो गई पक्का। इसका मतलब डॉक्टर वाला आदमी मेल हो जाएगा। और ये डॉटर इन लॉ है किसकी भाई? डॉटर इन लॉ ऑफ ए है। तो आपको दिख रहा होगा कि मैरिड कपल में तो यही एक बच रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कौन आएगा भाई? ए, और ये लोग एक जनरेशन ऊपर होंगे इससे। समझ में आ रही बात भाई? यस सर, उसमें ई वाला। हाँ, तो आप इसको मिटा दो, क्योंकि भाई ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। डायरेक्टली कौन होगा रिलेटेड? डायरेक्टली ये रिलेटेड है भाई। ये सन है, फिर इसकी ये वाइफ हो गई। और ई इज एन अनमैरिड इंजीनियर। ई क्या है भाई? ये आपका अनमैरिड है और ये इंजीनियर है आपका। ठीक है। ए इज ग्रैंड मदर ऑफ एफ। तो ए इज ग्रैंड मदर ऑफ एफ है तो भाई लेडी होगी और 2 जनरेशन ऊपर होगी। कौन बच गया भाई? ए बी सी डी ई, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा। ठीक है, इनका जेंडर भी क्लियर है। नहीं, वहाँ पे बी होगा। हाँ सॉरी एफ तो ऑलरेडी आ चुका है। ये जो बी यहाँ बचा हुआ है ना, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, है ना। ये जो बी यहाँ पे बचा हुआ था ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बी को लिख देते हैं और ये सीधा एरो बना देते हैं इस तरह से। ठीक है भाई,
क्लियर है सबको? प्रोफेशन ऑफ बी आपका डॉक्टर हो जाना है। प्रोफेशन ऑफ ए क्या है भाई? लेडी टीचर थी ना भाई, ए क्या है आपका? लेडी टीचर है वो, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज रिलेशन ऑफ बी विथ डी? बी विथ डी क्या रिलेशन है भाई? बी क्या है डी का भाई? तो बी तो सन है ना? बी इज सन ऑफ डी है, बी इज सन ऑफ डी। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज रिलेशन ऑफ डी विथ एफ? डी और एफ का रिलेशन क्या है भाई? फादर है ना? देखिए डी क्या है? और सॉरी हाँ, डी 2 जनरेशन ऊपर है तो भाई ग्रैंडफादर हो जाएंगे एफ के, ठीक है, ग्रैंडफादर। और नेक्स्ट क्या है भाई? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैरिड कपल? कौन मैरिड कपल है भाई? डी के साथ तो ए था, ए के साथ बी है, बी और सी है ना भाई मैरिड कपल। भाई डी के साथ ए था, डी के साथ ए था, ए के साथ डी था, डी के साथ ए होना चाहिए, तो सब गलत है, बी और सी ही होगा, ठीक, ओके। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ओके। देखो बेटा, भाई आप लोग क्रॉस खेलते हो ना? यस सर। भाई जब भी फ्री टाइम मिलता है स्कूल में बच्चे क्या करते हैं? क्रॉस खेलना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, तो क्रॉस और ज़ीरो लगाते हैं भाई। अब देखो, अगर आपने क्रॉस यहाँ लगा दिया बेटा, है ना, क्या कह रहा है कि भाई यहाँ पे इसने ना पहले यहाँ पे क्रॉस लगा दिया था, ठीक है, पहले यहाँ पे क्रॉस लगा दिया है, और फिर ज़ीरो वाले ने क्या किया भाई? यहाँ ज़ीरो लगा दिया। तो अब वो क्रॉस वाला कहाँ डाले कि हमेशा वो जीतेगा ही जीतेगा? तो ये क्रॉस वाला या तो यहाँ पे डाल दे बेटा, या यहाँ पे डाल दे, ठीक है। तो अगर क्रॉस वाले ने बेटा यहाँ डाल दिया, अगर क्रॉस वाले ने क्या किया, यहाँ पे डाल दिया, यहाँ डाला, तो क्या होगा? ज़ीरो वाले की मजबूरी है, ज़ीरो यहीं पे देगा पक्का। नेक्स्ट टाइम क्या करेगा? ये क्रॉस वाला यहाँ पे रख देगा। तो अब ज़ीरो वाले के पास कोई चांस नहीं, या तो ज़ीरो वाला यहाँ दे सकता है या यहाँ। अगर ज़ीरो यहाँ देगा तो क्रॉस वाला यहाँ दे के अपना कंप्लीट कर लेगा। समझ में आ रही है बात? यस। तो इसमें ना कुछ केसेस होते हैं, आप ये ध्यान लीजिए कि अगर आपका किसी भी बंदे ने जो फर्स्ट बार में अटेम्प्ट ले रहा है भाई, जो फर्स्ट अटेम्प्ट ले रहा है ना बच्चों, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट वाले ने यहाँ पे दिया है और आपने गलती से क्या किया, उसे एरो यहाँ पे आपने दे दिया, तो अब आपके हारने के चांसेस बढ़ गए भाई। सेकंड नंबर पे जिसने यहाँ पे प्लेस किया है, फर्स्ट नंबर पे जो खेल रहा है उसे हमेशा क्या करना चाहिए? एक क्रॉस यहाँ लगाना चाहिए। और सेकंड वाले को अगर रोकना है, सेकंड वाला हमेशा रोक सकता है, सेकंड वाला जीत नहीं सकता। सेकंड वाला जीतेगा कब? जब पहला वाला गलती करेगा तभी। तो सेकंड वाले को ना अगर रोकना है ना, तो यहाँ बीच में लगाना चाहिए हमेशा, ठीक है, तभी रोक सकता है वो। तो जैसे ही इसने यहाँ लगाया, अब क्रॉस वाला क्या करेगा भाई? यहाँ लगा देगा। तो ये बॉटम रो राइट कॉर्नर ऑप्शन में था, यही होगा। अगर वो यहाँ लगा देता है तो ज़ीरो वाले की मजबूरी है, ज़ीरो यहाँ लगाएगा, फिर क्रॉस वाला यहाँ लगा के, या तो अब ज़ीरो यहाँ लगाएगा तो क्रॉस यहाँ लगा के अपना साइकिल कंप्लीट कर लेगा। तो इसलिए बॉटम राइट कॉर्नर होता ये भी सही है, या टॉप राइट कॉर्नर होता ये भी सही हो जाता, ठीक है। और किसी क्वेश्चन में डाउट है भाई पजल टेस्ट में? ओके, देखो भाई क्या है आपका, बात को समझना, क्वेश्चन तो मुझे पता ही है, आप इसी में देखो क्या कह रहा है बेटा। ये है कॉन्फ़िगरेशन 1, ये है कॉन्फ़िगरेशन 2, ठीक है। इससे इस पे आने में जो स्विचेस का ऑपरेशन हुआ है ना, स्विचेस का ऑपरेशन CBDA के ऑर्डर में हुआ है ना। स्विचेस का ऑपरेशन किस ऑर्डर में हुआ है भाई? CBDA के ऑर्डर में, मतलब पहले C को ऑपरेट किया गया होगा, फिर D को, फिर B को, फिर D को, फिर A को, ओके। नाउ हो क्या रहा है भाई कि जैसे आप स्विच 1 को C को प्रेस करते हैं, तो C का मतलब क्या हुआ कि 1 और 3 दोनों में चेंजेज आएंगे। B का मतलब है 2 और 4 में चेंज आ जाएगा।
डी का मतलब है 3 और 4 में चेंज आएगा, ए का मतलब है 1 और 4 में चेंज आएगा। और चेंज भी कैसा, अगर वो ऑन है तो ऑफ हो जाता है, ऑफ है तो ऑन हो जाता है भाई। ऑन बिकम्स ऑफ एंड ऑफ बिकम्स ऑन। समझ में आ रही बात? नाउ कमिंग टू क्वेश्चन, जो पहला कॉन्फ़िगरेशन है भाई, देखो ये ऑफ है, जो ओपन वाले ऑफ है, और जो शेडेड है वो क्या है आपका ऑन है। तो पहला कॉन्फ़िगरेशन क्या था भाई, ऑफ ऑफ ऑन ऑफ, यही कॉन्फ़िगरेशन है भाई। अब हम क्या करते हैं इसको सी, भाई अब हम इसको क्या कर रहे हैं, सी बी डी ए, इस ऑर्डर में क्या करते हैं, इसको ऑपरेट कर देते हैं। अब जैसे मैंने क्या किया भाई, सी वाले को पिक किया भाई, सी वाले को प्रेस किया, तो सी से क्या होगा, 1 और 3 में चेंजेस आएगा। तो 1 वाला अभी क्या है, 1 वाला अभी ऑफ है तो वो ऑन हो जाएगा, और 3 वाला क्या है भाई, ऑन है तो वो ऑफ हो जाएगा। बाकी 2 और 4 में कोई चेंज नहीं आएगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? भाई क्लियर है? जिसका भी डाउट था ये चीज क्लियर हो रहा है? यस सर। नेक्स्ट वो बी को प्रेस करेगा, और जैसे ही बी को प्रेस करता है तो बी से 2 और 4 में चेंजेस आएंगे। तो भाई 2 और 4, 2 वाला क्या है भाई, देखो ऑफ है तो ये ऑन हो जाएगा, और 4 वाला क्या है भाई, ये भी ऑफ है तो ये भी आपका ऑन हो जाएगा। बाकी पे कोई चेंज नहीं आएगा, बाकी तो ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डी। डी क्या है भाई, 3 4, डी क्या है आपका 3 4 में चेंज आएगा। तो 3 4 ये रहा भाई, 3 4। जब बी हुआ था तो 1 ऑफ क्यों? क्या बेटा? तो 1 ऑफ क्यों हो गया जब बी? अच्छा सॉरी मैंने बी वाला चेंज कर दिया क्या? नहीं बी वाला चेंज नहीं होगा, बिल्कुल बी वाला चेंज नहीं होगा, वो गलती से हो गया। ठीक है, बी वाला किससे चेंज हो रहा है भाई, बी वाले से तो सिर्फ 2 और 4 चेंज हो रहा है ना, 2 और 4 को चेंज करना है, बाकी तो एज इट इज रहेगा, वो गलती से हो गया। ठीक है, देखो डी क्या बेटा, अरे बार बार मैं वही कर दे रहा हूँ, गोला ही बन जा रहा है। चलो डी, अब देखो डी से क्या है, 3 और 4 ऑपरेट होंगे, तो 3 और 4 को ऑपरेट कर दो भाई। तो 3 ये रहा भाई, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, और ये आपका ऑफ हो जाएगा। रेस्ट आपका क्या रहेगा भाई, एज इट इज रहेगा ये दोनों। ठीक है भाई, नाउ ए की बारी आती है। ए से क्या हुआ भाई, 1 और 2 ऑपरेट होंगे, तो ये ऑन है तो ऑफ हो जाएगा, और ये भी ऑन है तो ऑफ हो जाएगा, बाकी एज इट इज रहेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या आ रहा है भाई, फाइनल कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, और फाइनल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ आपका दे रखा है C2। अब आपको देखना क्या है कि इसमें, इस वाले में और इस वाले में क्या चेंज है, कौन से ऐसे दो हैं जो कि नहीं बदले हैं। तो देखो यहाँ पे पहला वाला ऑन दिख रहा है, ये पहला वाला ऑफ है, मतलब पहले वाले में चेंज नहीं हुआ है। दूसरा वाला तो बिल्कुल सही दिख रहा है, यहाँ भी ऑफ है, यहाँ भी ऑफ है। तीसरा देखो यहाँ पे ऑन है, सॉरी ऑफ है, और वो ऑन है, तो तीसरे वाले में भी चेंज है, और चौथे वाले में भी कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब पहला और तीसरा स्विच जो है ना वर्क नहीं किया। और पहले और तीसरे स्विच को लेकर के कौन सा भाई, पहले और तीसरे लाइट को लेकर के कौन सा स्विच काम करता है, सी भाई। सी वाला जो स्विच है वही तो पहले और तीसरे को ऑपरेट कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत कहाँ से आई है, पहले तीसरे स्विच को, पहले तीसरे लाइट में, और वो स्विच कौन सा ऑपरेट हो रहा है, उसको कौन करता है भाई, सी वाला स्विच करता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी आ जाएगा। समझ में आ रही बात? एक स्विच में काम ही नहीं किया इसने, लेकिन अभी तक तो ऑन ऑफ तो हो रहा था, फिर एंड में नहीं, वही है ना कि भाई गड़बड़ी कहाँ पे हुई होगी। देखो मतलब मेन किसी ने स्विच ने काम नहीं किया है, तो कौन से स्विच ने काम नहीं किया। एक्चुअल में हमारा 1 और 3 लाइट को ना जो होना चाहिए था वो इस ऑर्डर में होना चाहिए था, बट इस ऑर्डर में नहीं है। इसका मतलब 1 3 वाले स्विच ने काम नहीं किया अपना, और 1 3 स्विच को कौन ऑपरेट करता था, सी वाला करता था ऑपरेट, इसलिए सी ने सही से काम नहीं किया है। आप अगर चाहो तो सी वाला केस मत लो, सी वाला केस मत लो, आप बी डी ए को लेके चलोगे तो आप देखोगे इससे जो है ना ये डायरेक्टली ये वाला ही बन जाएगा। ठीक है, यस। चलिए और कोई डाउट है भाई किसी को? पजल टेस्ट में
किसी को भी एक्सरसाइज 2 में कोई डाउट हो अभी भी तो बता दीजिए। 38 कितना बेटा? 38। क्या है भाई? A, B, C, D, E, F, G are 7 teachers. Each one teaches only one and different language among 3, 4, 5, 6, 7. अच्छा 7 सब्जेक्ट हैं, 7 टीचर्स हैं, ठीक है। C teaches Malayalam on Friday, okay, and D day Konkani on the next day of which concerned teacher teaches English, F teaches neither. ठीक, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो भाई कि 7 टीचर्स हैं, टीचर्स 7 हैं, सब्जेक्ट 7 हैं, और जो उनके पढ़ाने के डे हैं वो भी क्या है भाई? 7 ही है ना। हो सकता है कोई संडे को पढ़ाता हो। चलो आगे हम लेके, तो इसका मतलब 7 टीचर्स, 7 सब्जेक्ट्स और 7 डे। तो हम लोग क्या करें, हमारे पास स्पेस कम है, ठीक। तो A, B, C, D, E, F, G, ये 7 पर्सन हो गए भाई। इनके लिए हम लोग सब्जेक्ट्स इनके नीचे लिखते चलेंगे और डेज भी हम लोग नोट करते चलेंगे, ठीक है। अब देखिए भाई क्या दिया गया इंफॉर्मेशन, ऑन डिफरेंट डेज बोला गया भाई। डिफरेंट डेज का मतलब क्या होगा कि 7 डेज कवर करेंगे पक्का, कोई ना कोई संडे को भी होगा। तो सी टीचर्स मलयालम ऑन फ्राइडे। सी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है कि भाई ये मलयालम की क्लास लेते हैं और ये फ्राइडे को क्लास ले रहे हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट, बी टीचर्स कोंकणी ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द डे ऑन विच कंसर्न टीचर टीचर्स इंग्लिश। भाई जो भी इंग्लिश पढ़ाते होंगे ना, तो इंग्लिश के नेक्स्ट डे पढ़ाते हैं, बी कोंकणी पढ़ाते हैं भाई। तो पहले तो बी के सामने हम लोग क्या लिखते हैं भाई? कोंकणी। और जो भी इंग्लिश पढ़ाएंगे उनके एक दिन बाद वाला डे बी का होगा। नाउ एफ टीचर्स ऑन थर्सडे। तो एफ के सामने आप थर्सडे लिखें, और नाइदर टीचर्स हिंदी नॉर इंग्लिश, ठीक है भाई, ना तो हिंदी और ना ही इंग्लिश, और थर्सडे। तो एफ के सामने डे आएगा भाई थर्सडे, और ना ही हिंदी ना ही इंग्लिश, ठीक है। ये दोनों नहीं है भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों आपके नहीं है यहाँ पे सब्जेक्ट्स। नाउ डी टीचर्स तमिल ऑन प्रीवियस डे ऑन विच एफ टीचर्स, ठीक है भाई। डी जो है तमिल पढ़ाते हैं, तो डी के सामने आप लिखें तमिल, और क्या दिया गया भाई? ऑन प्रीवियस डे ऑन विच एफ टीचर्स। तो एफ से प्रीवियस डे, एफ किस डे में है भाई? एफ है थर्सडे, तो इसका मतलब डी किस डे में पढ़ाएगा भाई? वेडनेसडे। गुड। नाउ ए टीचर्स कन्नड़ ऑन ट्यूसडे। तो भाई ए के लिए आप लिखें, ये कन्नड़ भाषा हो गई भाई इनकी, और दिन है इनका ट्यूसडे, ठीक है। नाउ जी टीचर्स ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द डे ऑन विच कंसर्न टीचर टीचर्स मलयालम। भाई मलयालम जो भी पढ़ाते हैं उनके नेक्स्ट डे कौन पढ़ा रहे हैं भाई? जी। तो मलयालम कौन से सब रहे थे भाई? सी फ्राइडे। तो फ्राइडे के नेक्स्ट डे सैटरडे। तो जी का क्या हो जाएगा भाई? सैटरडे हो जाएगा। ओके। नाउ ई डज नॉट टीच इंग्लिश। ई जो है भाई इंग्लिश की क्लास नहीं लेते हैं भाई। ई अगर इंग्लिश की क्लास नहीं ले रहे हैं तो ई इसका मतलब पक्का हिंदी की क्लास लेंगे। देखो भाई यहाँ तो सारे सब्जेक्ट आ चुके हैं। एफ जो है हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता, मतलब इन्हीं दो में से कोई हिंदी या इंग्लिश पढ़ाएगा, और अगर ई इंग्लिश नहीं ले रहा तो ई हिंदी लेगा, और जी आपका इंग्लिश हो जाएगा। समझ में आ रही बात सबको? और एफ के लिए कौन सा सब्जेक्ट बच गया भाई? तो मलयालम तो आ चुका है ना सर। मणिपुरी। एफ के लिए कौन सा आ गया भाई? मणिपुरी। क्या बेटा? ई का मणिपुरी क्यों नहीं हो सकता? ई का मणिपुरी क्यों नहीं हो सकता?
कोई बात नहीं ना, ई इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता, बहुत अच्छी बात है, ई इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता, लेकिन एफ के लिए क्या इंफॉर्मेशन है बेटा, एफ हिंदी और इंग्लिश कुछ भी नहीं पढ़ा सकता, हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी सब्जेक्ट नहीं लेता। तो अगर एफ हिंदी नहीं ले रहा है, एफ इंग्लिश नहीं ले रहा है, तो बचे हुए 2 सब्जेक्ट्स, और अपने पास पर्सन भी तो 2 ही खाली थे भाई, इसका मतलब ये 2 सब्जेक्ट इन्हीं दोनों में से तो कोई एक ले रहा होगा। हाँ ठीक है सर। ठीक है, और अगर आप इसे मणिपुरी दे देते हैं ना, तो हिंदी इंग्लिश के लिए ये 2 लोग बचेंगे, तो एफ को किसी भी सूरत में या तो हिंदी या इंग्लिश पढ़ाना पड़ जाएगा, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ क्या था, इंग्लिश वाले के बी के बारे में क्या था भाई, बी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे, बी टीचर्स कौन करनी ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ, जो भी इंग्लिश पढ़ा रहे हैं उनके नेक्स्ट डे, तो इंग्लिश सैटरडे को पढ़ाई हो रही है, मतलब बी जो है संडे को क्लास ले रहे होंगे, बात समझ में आ रही है। तो एक दिन बच गया मंडे, तो ई जो है मंडे को क्लास ले रहे होंगे, समझ में आई बात भाई। तो सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने आ गई भाई, ए टू जी सब्जेक्ट्स भी हैं और डेज भी हो गए, क्लियर। ओके, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आप दे सकते हैं, ऑन विच डे बी टीचर्स, तो बी भाई संडे को क्लास ले रहे हैं, ठीक है, बी ऑलरेडी ठीक है भाई संडे को, ठीक है। विच लैंग्वेज डज एफ टीचर्स, एफ कौन सा सब्जेक्ट, मणिपुरी, ठीक है भाई। नेक्स्ट, विच लैंग्वेज है जी टीचर्स, जी कौन सी क्लास ले रहे हैं भाई, इंग्लिश, ओके। नेक्स्ट, ऑन विच डे डी टीचर्स, वेडनेसडे भाई, बहुत अच्छा। अरे भाई किसे नींद आ रही है, ओके, तो भाई हो गया इतना, द एंड हो गया। अब बताइए और कोई डाउट है भाई किसी को, नो सर। और तो कोई डाउट नहीं है, तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करें। यस सर। तो भाई नेक्स्ट चैप्टर जो है अपना है वेन डायग्राम, ठीक है ना भाई, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या होता है, हम लोग सर्कल्स के थ्रू, ठीक है, अभी इसमें आते हैं, सर्कल्स के, चल भाई इधर आ जा। वेन डायग्राम में बच्चों हम लोग सर्कल्स के थ्रू क्या करते हैं ना, किसी रीजन को हम लोग शो करते हैं। हाँ बेटा, ये फ्रेम कट जा रहा है क्या उधर जाके, नहीं सर, जब आप फ्रेम डाल रहा है तो आप वो कर रहा है कैमरा। ओके ओके, सर मतलब कैरेक्टर आप कैमरा की बात है, कैमरा के पीछे में चाहिए भाई अब उस कोने में जाना पड़ जाता है ना कभी कभार, 1 मिनट रुक जाओ, वो हो सकता है कि फिक्स नहीं किया गया होगा ना, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, देखो तो वेन डायग्राम में एक्चुअल में हम करते क्या हैं कि रीजन्स को डिनोट करते हैं भाई। तो कुछ रीज़न क्या होती है, जैसे कि ए इज़ अ पार्ट ऑफ बी, होल पार्ट होता है या कुछ पार्ट हो सकते हैं, कुछ कॉमन हो सकता है, कोई भी चीज़ कॉमन नहीं हो सकती है ना। हाँ बस एक मिनट का टाइम दे दीजिए। वो जब मूव कर रहे हैं ना तो ब्लड हो जा रहा है, ब्लड हो जा रहा है हम लोग को, कुछ जाना पड़ता है इधर। ठीक, चलो भाई, तो देखो भाई सर्कल जैसे हम कहें कि भाई ए इज़ अ पार्ट ऑफ बी है, कहने का मतलब क्या होता है कि ए पूरा बी में आ रहा होगा, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे भाई, इस तरीके से ए बी, ठीक है, ए बी के अंदर में आ जाएगा। अब जैसे हम कहें कि स्पिनच, क्या बेटा, भी ऐसा ही है। हाँ, स्पिनच वेजिटेबल, तो भाई आपको पता है जो पालक है वो तो वेजिटेबल्स के अंदर में आती है ना भाई, तो स्पिनच इज अ पार्ट ऑफ वेजिटेबल, और वेजिटेबल में और भी बहुत सारे वेजिटेबल होते हैं, इसीलिए ये जो स्पेस आप खाली देख पा रहे हो ये सब क्या है भाई, और बहुत सारे वेजिटेबल्स के लिए है, और ये स्पिनच का एक सेक्शन हुआ। जैसे हम कहें टाइगर एनिमल, तो एनिमल्स में क्या है भाई, बहुत सारे एनिमल्स हो सकते हैं, लेकिन उसमें से एक पार्ट क्या है भाई, टाइगर्स का है। बात समझ में आ रही है सबको? यस। तो ये हुआ कि भाई जब होल का पार्ट होता है कोई,
फिर आती है बस कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, जैसे कि मैन सर्जन, ठीक है ना भाई, मैन सर्जन। तो क्या होगा इसमें कॉमन होगा भाई, सारे सर्जन मैन हो ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ सर्जन विमेन भी हो सकती हैं, इसलिए उनके लिए खाली हिस्सा है। और सारे मैन सर्जन हो जाए ये भी जरूरी नहीं है, कुछ मैन कुछ और भी जॉब कर सकते हैं, है ना। तो ये कॉमन रीजन हुआ उनका, जो कि मैन भी हैं और सर्जन भी हैं। समझ में आ रही बात? यस सर। और जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो दोनों सर्कल बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे हम कहें कि अर्थ मून, तो भाई अर्थ अलग क्वांटिटी है, मून अलग क्वांटिटी है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना। लेकिन दोनों तो यूनिवर्स के अंदर आते हैं। अच्छा, ICSE CBSE कैसा बनेगा? थर्ड सेकेंड फर्स्ट क्या बनेगा भाई? थर्ड। अरे भाई ये सेकेंड बनेगा ना, बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। अरे बहुत चीज़ें तो कॉमन भी होती हैं भैया, सब हर चीज़ थोड़ी अलग है, कुछ चीज़ तो कॉमन होती है ना, पढ़ाते तो हैं ही ना दोनों में सब्जेक्ट। क्या बेटा? क्या बेटा? यूनिवर्स में तो ये भी आएंगे, ये भी आएंगे, तो ये भी आएंगे, तो सब यूनिवर्स बनाए बैठ के भाई। जो डेटा अपने पास इंफॉर्मेशन गिवन थी हमको उसी के बारे में सिर्फ सोचना है। अर्थ और मून बोला गया तो हम अर्थ मून के बारे में सोचेंगे और किसी चीज के बारे में नहीं सोचेंगे। ICSE CBSE दिया गया तो हम ICSE CBSE के बारे में सोचेंगे और किसी के बारे में नहीं सोचेंगे। अर्थ मून यूनिवर्स होता तो ये यूनिवर्स बन जाता भाई। अर्थ मून में कुछ भी, अर्थ मून में कुछ भी कॉमन नहीं होता, यूनिवर्स के अंदर ये दोनों आते हैं। किसकी शेप? बेटा यहाँ पे हम लोग पार्ट की बात कर रहे हैं। क्या मून का कोई पार्ट अर्थ में कॉमन आता है? अर्थ का कोई पार्ट मून में कॉमन आता है? क्या? देखो वो सब उससे काम नहीं चलने वाला है भाई। देखो अब मुद्दे पे आ जाओ। मुद्दा क्या है कि दिस ए इज पार्ट ऑफ बी। यहाँ हम लोग पार्ट की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज की बात नहीं कर रहे हैं। अरे होने को तो कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। मैंने कहा मैन सर्जन, कोई ऐसा जगह होगा जहाँ कोई मैन सर्जन बना ही ना हो, तो तुम कहोगे सर उस देश में तो कोई मैन सर्जन नहीं है, तो अलग अलग रखिए ना फिर वहाँ के लिए। तो हम कॉमन लेके चलें या उस पर्टिकुलर कंट्री की बात करके चलें, बताओ भाई। किसी देश ने अपना नियम बना दिया कि हमारे यहाँ कोई मैन सर्जन नहीं होगा, तो अब जाके लड़ोगे कि नहीं भैया हमने तो ऐसा वेन डायग्राम बनाया, अपने कानून में बदलाव कर लो। करोगे क्या? नहीं करोगे। आई होप तुम्हारा आंसर क्लियर है। तो अब देखो भाई, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं जिसमें ऐसे ही फिगर्स होंगे, आपको बताना है बारी बारी से कि भाई कौन क्या होगा। देखो पहला फिगर, देखो यहाँ पे ऑप्शंस पहले आ रहे हैं आपके सामने। क्वेश्चन ये आ रहा है, बताइए भाई कौन सा ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है? कंप्यूटर स्किल्ड, ग्रेजुएट्स, एम्प्लॉयड। भाई सबका सी आ रहा है। यहाँ पे कंप्यूटर स्किल्ड का क्या मतलब हुआ? मानी वो बस कुछ चीजें आती है कंप्यूटर पे जिसके वो बहुत ज्यादा स्किल्ड है या पूरे क्वालिफाइड है। कंप्यूटर स्किल्ड का मतलब वो कंप्यूटर ऑपरेट कर सकता है, वो कंप्यूटर चलाना जानता है बस। मानिए उसके पास कोई भी स्पेसिफिक सर्टिफिकेट या कुछ ऐसा नहीं है, जैसे ग्रेजुएट है, एम्प्लॉयड है। वही तो देखना है। देखो एक कंप्यूटर ग्रेजुएट, सॉरी एक कंप्यूटर स्किल्ड पर्सन ग्रेजुएट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। एक ग्रेजुएट कंप्यूटर स्किल्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एम्प्लॉयड, एक एम्प्लॉयड आदमी कंप्यूटर स्किल्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ग्रेजुएट हो भी सकता है, नहीं हो सकता है।
तो ये वाला प्रॉपर डायग्राम बनेगा। कुछ लोग होगा जो तीनों में कॉमन होंगे भाई, वो कंप्यूटर स्किल्ड भी होंगे, ग्रेजुएट्स भी होंगे और एम्प्लॉयड भी होंगे, ठीक है। कुछ लोग एम्प्लॉयड होंगे बट हो सकता है ग्रेजुएट ना हो। ऐसे वर्कर्स जो काम करते हैं वो एम्प्लॉयड तो होते हैं बट शायद उनके पास डिग्री ना हो, तो वो इस सेक्शन में आ जाएंगे। कुछ ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड होते हैं जिनको जॉब नहीं लगी है, तो वो इस सेक्शन में आएंगे। कुछ कंप्यूटर स्किल्ड ग्रेजुएट नहीं भी हो सकते हैं भाई, हो सकता है जिसने 10th 12th ही की हो, 10th 12th तक उसका हो, तो ग्रेजुएशन उसने किया नहीं तो वो इस सेक्शन में आएगा, और हो सकता है अनएम्प्लॉयड भी हो। तो ये वाला प्रॉपर आपका आएगा सी, इसका फिगर बनेगा। क्लियर है भाई? यस ओके, नेक्स्ट बताइए भाई, वेजिटेबल, एप्पल, स्पिनच। बिल्कुल भाई, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है भाई। जो स्पिनच होता है अभी मैंने बताया था कि आपका वेजिटेबल का पार्ट है ना भाई। स्पिनच जो है क्या है, वेजिटेबल का पार्ट है, और एप्पल तो फ्रूट्स में आता है, तो एप्पल अलग सेक्शन हो जाएगा। क्लियर है भाई? नेक्स्ट, क्लेवर, पंक्चुअल, पुअर। हाँ भाई, कितने लोग ए के साथ हैं, कितने लोग बी, सी, डी? भाई बी के साथ भी लोग हैं, बी के साथ भी वोट मिल रहा है, सी के साथ भी मिल रहा है, बट डी कोई नहीं कह रहा है भाई। डी कोई नहीं कह रहा, क्या यही आंसर तो नहीं? अच्छा, ये कैसे हो सकता है? भाई चलो, बिल्कुल सही बता रहे हो। मतलब बी और सी में कंफ्यूजन है लोगों में, बी होगा या सी होगा, लेकिन ए होगा, है ना भाई? ए होगा। देखो, कोई क्लेवर है तो वो पंक्चुअल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है ना भाई। बस ऐसे सोचा करो, क्लेवर है, क्या वो पंक्चुअल हो सकता हमेशा होगा क्या? नहीं। जो क्लेवर है वो पंक्चुअल हो सकता है, पंक्चुअल तो भाई, अब पंक्चुअल है तो क्लेवर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। पुअर, कोई पुअर है तो वो क्लेवर भी हो सकता है, ऐसा है ना भाई? क्या हर पुअर आदमी क्लेवर नहीं होता? होता है भाई। क्या पुअर पंक्चुअल नहीं होते? होते हैं वो भी। तो जैसे ही होते वाला केस आएगा ना, बस कॉमन आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्लेवर, पंक्चुअल और ये पुअर का, ठीक है भाई। तो इसमें भी कॉमन आएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पुअर होंगे, क्लेवर भी होंगे और पंक्चुअल भी होंगे। क्लियर है? अगला बताइए भाई, कॉपर, कोबाल्ट, सिल्वर। हाँ भाई, भाई देखो, कुछ तो कॉमन होगा कॉपर, कोबाल्ट, सिल्वर में। अरे मेटल, नॉन मेटल, इतनी केमिस्ट्री पढ़ते हो, कुछ भी नहीं पता है? मेटल, नॉन मेटल कुछ पता है? हाँ, अब लग रहा है कुछ लोगों की बत्ती जलनी शुरू हुई है। बिल्कुल सही है भाई, बी ऑप्शन करेक्ट है। हमको मेटल, नॉन मेटल नहीं सोचना है, हमको सिर्फ कॉपर, कोबाल्ट, सिल्वर के बारे में सोचना है कि क्या कॉपर कोबाल्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। कोबाल्ट सिल्वर हो सकता है? नहीं हो सकता भाई। सब अलग चीजें हैं ना, तीनों अलग अलग मटेरियल है। बात समझ में आ रही है? यस। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। चलो, डॉक्टर, लॉयर, मेल। डॉक्टर, लॉयर, मेल। डी। भाई सोच लो फिर से, कुछ गड़बड़ी ना हो जाए बाद में। डी ऑप्शन ना भाई। डॉक्टर और लॉयर में कुछ कॉमन आएगा क्या? डॉक्टर और लॉयर में तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा भाई। डॉक्टर अलग प्रोफेशन है, लॉयर अलग प्रोफेशन है ना। तो डॉक्टर लॉयर में कुछ भी कॉमन नहीं आना, लेकिन मेल बीच में आ जाएगा, क्योंकि मेल जो है डॉक्टर भी हो सकते हैं, लॉयर भी हो सकते हैं, और भैया कुछ नहीं हो सकते हैं, है ना? है ना? कुछ लोग तो क्या हो सकते हैं भाई? कुछ नहीं हो सकते हैं। ये डॉक्टर हो गया, ये हाँ कुछ और हो सकते हैं। तो इन दोनों में से कुछ नहीं हो सकते हैं, ठीक है भाई। तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। मैन, हस्बैंड, डॉटर, ये तो बड़े दुविधा में डाल दिया भाई।
ये तो बड़ा दुविधा में डाल दिया भाई, ए या बी। हाँ भाई, कुछ लोगों का बी आ रहा है, जिनका बी आ रहा है भाई, वो मुझे एक्सप्लेन करें ये कौन सा रीजन है, ये वाला। क्या कोई हस्बैंड मेल नहीं हो सकता? नहीं, ये तो वो सेक्शन आ गया ना, फिर हस्बैंड जो है वो मेल नहीं हुआ भाई। हस्बैंड सारे मेल ही होंगे भाई, हस्बैंड क्या होंगे, सारे मेल ही आएंगे, ठीक है। लेकिन डॉटर फीमेल होती है तो वो इस सेट से अलग हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन होगा ए ऑप्शन। क्लियर है? यस सर। ओके। अगला भाई, फीमेल मेडिसिन फिजिशियन। सेकेंड भाई यहाँ तो बड़ा ही कन्फ्यूज़न है थोड़ा, है ना। फीमेल तो ऐसा है भाई, फीमेल मेडिसिन भी हो सकती है और फिजिशियन भी हो सकती है। अच्छा, अच्छा ये मेडिसिन जो है ये दवा वाला हो गया ना भाई, दवा हो गया एक तरीके से भाई। जो लोग मेडिसिन के बारे में जानते हैं उनको क्या कहते हैं? फिजिशियन तो हो गया भाई, जो भाई डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं। मेडिसिन, जो मेडिसिन के बारे में जानकारी रखता हो, है ना। जो मेडिसिन के बारे में जानकारी रखता हो उसको क्या कहेंगे भाई? केमिस्ट, है ना। तो भाई आप यहाँ पे मेडिसिन को अलग रख सकते हैं, फिजिशियन, फीमेल। मतलब फीमेल तो फिर तो एक ही ऑप्शन बचता है बी भाई। तो फिजिशियन भी मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। अब तो नहीं, जानने की बात अलग हो गई। क्या फिजिशियन मेडिसिन का पार्ट होता है? नहीं, मेडिसिन तो दवा हो गई, मेडिसिन तो दवा हो गई ना। यहाँ हम मतलब उसके प्रोफेशन की बात नहीं कर रहे हैं। अगर ये हम कहें कि मेडिसिन मतलब दवा, तो क्या फिजिशियन दवा हो सकता है? नहीं, दवा तो नहीं हो सकता। दवा दे सकता है, दवा हो नहीं सकता है। समझ में आ रही बात? यस सर। तो मेडिसिन एक अलग ही सेक्शन चला गया। अब फिजिशियन जो है आपका फीमेल भी हो सकती है और फीमेल फिजिशियन भी हो सकता है, कुछ कॉमन भी हो सकता है। तो मोस्ट सुटेबल तो आपका यही लग रहा है भाई। अगर ये प्रोफेशन नहीं है तो हो सकता है कुछ मिस्टेक हो गई हो। अगर प्रोफेशन नहीं, मेडिसिन है तो सिर्फ अलग होगा फिर, ठीक है। आप देखो भाई, अगला आपके सामने इस तरह का फिगर बना हुआ है। जो सर्कल है ना, इस सर्कल में आने वाले लोग क्या है भाई, वो जो वीसीआर देखना पसंद करते हैं। मतलब हैविंग, जिनके पास वीसीआर पहले जमाने में आया करता था टीवी से पहले। ये सर्कल वाला फैमिली जो है उसके पास टीवी है भाई। ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है ना, ये इसके पास स्कूटर्स हैं। और ये जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, इतने फैमिलीज के पास क्या है भाई, मारुति है, ठीक है। तो इस पे बेस क्वेश्चन आपके सामने आता है भाई, फाइंड आउट द नंबर ऑफ फैमिलीज विच हैव ऑल 4 थिंग्स मेंशन्ड इन द डायग्राम। मतलब सारी चीजें हो भाई, बिल्कुल भाई, सारी चीजें हो, मतलब सारे ही फिगर में कॉमन आए। इस सर्कल और इस सर्कल में कॉमन ये रीजन है जो कि इस स्क्वायर में भी है। लेकिन रेक्टेंगल की अगर बात करोगे तो सिर्फ ये वाला रीजन देखो कॉमन आ रहा है ना भाई। यही रीजन तो क्या है, सब में कॉमन था। और इस रीजन की वैल्यू कितनी थी, 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर 20 हो जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट
फाइंड आउट द नंबर ऑफ फैमिलीज विच हैव स्कूटर्स। कितने फैमिली मेंबर्स का स्कूटर्स है भाई? सर 188। 188। ओके ओके, हाँ भाई, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग स्कूटर कहाँ आएंगे? इस स्क्वायर के अंदर में आएंगे ना। तो ये हो गया 100, 30, 30, 60, 10, 70, 170 और 18, 188 टोटल आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, विच हैव VCR एंड टीवी बोथ। VCR एंड टीवी बोथ, जिनके पास VCR भी हो, मतलब इस सर्कल में भी, टीवी भी हो इस सर्कल में भी, ये कॉमन रीजन कितना है भाई? 80 + 20 100। क्लियर है? क्या है भाई? फाइंड आउट द नंबर ऑफ फैमिलीज व्हिच हैव VCR एंड टीवी बोथ। हाँ देखो, इस बात सही कह रहे हो, स्कूटर भी है, लेकिन देखो एक तो 80 किसी ऑप्शन में नहीं है। दूसरी बात, यहां कहीं ये मेंशन नहीं है भाई, उनके पास ये कहा जा रहा है कि VCR और टीवी हो, बट ये नहीं कहा जा रहा है कि उनके पास स्कूटर ना हो। क्या ऐसा कहा गया है कि स्कूटर ना हो? हाँ, 80 होता तो आपके अंदर कंफ्यूजन होता, लेकिन फिर भी आंसर तो 100 ही होना था भाई। ये कहा जा रहा है कि जिसके पास VCR और टीवी दोनों चीजें हैं, बट ये कहीं नहीं कहा जा रहा है कि उसके पास स्कूटर ना हो, है ना? अरे मेरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल, आगे कुछ लाइनें और बढ़ जाती हैं आपके लिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, which have only one thing, that is either VCR or TV or scooter or Maruti। 254। भाई एक ही चीज हो, एक ही चीज क्या होगी भाई? एक ही चीज कहने का मतलब क्या? एक ही फिगर में और जगह। तो एक डेटा दिखा, ये 110, ये 50, ये 25 और ये 40, यही तो है जो एक एक जगह पे है। और बाकी का तो कहीं ना कहीं दो फिगर में कॉमन आ जा रहा है नंबर। तो 110, 50, 160, 160, 40, 200, 225, 225 आपका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है बेटा, ये जो 15 है ना, ये तो रेक्टेंगल का भी पार्ट है ना बेटा। स्क्वायर का जो 15 है वो तो रेक्टेंगल में भी आ जा रहा है। हाँ, ये बताइए, विच हैव टीवी एंड स्कूटर बोथ बट नाइदर VCR नॉर मारुति। बिल्कुल भाई, जिनके पास टीवी और स्कूटर हो बट ये दोनों चीजें ना हो, मतलब इन दो फिगर में कॉमन हो, बाकियों से हटा देना। तो भाई इनका है फिगर ये सर्कल, इनका ये स्क्वायर, स्क्वायर सर्कल में कॉमन रीजन ये है भाई। इसमें से अदर फिगर वाला हटा दो, तो ये इधर हटा, ये इधर हटा, तो बचा कौन? 30। ये 30 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात भाई? दो फिगर का कॉमन देखा, दो फिगर का कॉमन देखा, तीसरे वाले फिगर से क्या किया? तीसरे चौथे फिगर को हटा दिया हम। ठीक, चलो अब ये क्वेश्चन तो कर ही लोगे, इसमें क्या दिक्कत है? ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे। ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, बिल्कुल आप वापस से इनको कर सकते हैं। अब आ जाते हैं डॉट वाले पे भाई। ठीक है, एक डॉट टाइप का क्वेश्चन बनता है, उसको देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो भाई। ओके, देखिए भाई, देखिए
क्या दिया गया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, अ डॉट इज प्लेस्ड इन द फिगर मार्क्ड एज x। भाई एक फिगर है जिसका मार्किंग x नाम से किया गया है और इसमें 3 डॉट को प्लेस किया गया है, ठीक है। दिस फिगर इज फॉलोड बाय 4 ऑल्टरनेटिव्स, आपके पास 4 ऑप्शन दिए जाएंगे ABCD। आउट ऑफ these 4 options contains the common reason to the circle, square, triangle and rectangle। भाई common reason contain करता हो similar to the marked dot। कहने का मतलब क्या है ना भाई, देखो यहां पे जैसे आप 4 ऑप्शन मतलब 3 डॉट को देख पा रहे हो, ये वाला डॉट देखो बेटा सिर्फ सर्कल के अंदर में है ना। ये डॉट क्या है भाई, ये वाला जो डॉट है सर्कल और स्क्वायर में कॉमन है। ये डॉट क्या है भाई, सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल तीनों में कॉमन है। मतलब 3 डॉट हैं, एक डॉट सर्कल में है, एक डॉट सर्कल स्क्वायर में है, दूसरा डॉट जो है सर्कल, स्क्वायर, ट्रायंगल तीनों में कॉमन है। तो आपको क्या करना है, 4 ऑप्शंस जो आपके सामने है ना, इन 4 ऑप्शन में से ढूंढना है कि क्या तीनों डॉट को प्लेस किया जा सकता है। मतलब एक के लिए आपको सिर्फ सर्कल वाला एरिया चाहिए, दूसरे के लिए सर्कल स्क्वायर का कॉमन रीजन चाहिए, तीसरे के लिए सर्कल स्क्वायर और ट्रायंगल तीनों का कॉमन रीजन चाहिए। चलिए देखते हैं। ये डॉट के लिए देखा हमने पहले सर्कल चाहिए था, सिर्फ सर्कल होना चाहिए। तो देखो ये ऑप्शन चल सकता है, सिर्फ सर्कल वाला रीजन दिख रहा है। देखो ये ऑप्शन नहीं हो सकता बच्चों, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सर्कल का कोई भी स्पेसिफिक अलग रीजन नहीं है, कोई भी खाली रीजन नहीं आ रहा है। आप कहीं भी डॉट लगाओगे ना तो दूसरे रीजन के अंदर में आ जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। इसमें हो सकता है भाई, और इस ऑप्शन में भी नहीं हो सकता। ये दोनों ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए क्योंकि सर्कल जो है 2 फिगर्स के अंदर में आ जा रहा है। बच्चा अब अगला देखो भाई, सर्कल और स्क्वायर के अंदर में एक रीजन होना चाहिए, बस ट्रायंगल से बाहर होना चाहिए। सर्कल और स्क्वायर के अंदर में एक रीजन कॉमन होना चाहिए और ट्रायंगल से बाहर होना चाहिए, तो ये रीजन हो सकता है। और यहाँ देखो सर्कल और स्क्वायर के अंदर में जो रीजन कॉमन है बच्चों, सर्कल और स्क्वायर के अंदर में जो रीजन कॉमन है वो ऑटोमेटिकली ट्रायंगल का पार्ट बन जा रहा है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। आपका ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन बताइए भाई, अगला क्वेश्चन बताइए। मतलब इतनी सी है, आप इतना ही दे रखा तो क्या करें, लग तो यही रहा है भाई इतना ही है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा रहा है, बताइए। इसमें कुछ गलती हुई है मुझे लग रहा है, ठीक है। इसमें कुछ गलती हो रही है क्योंकि सिर्फ स्क्वायर का रीजन है और कोई रीजन दे ही नहीं रखा, ठीक है। तो ये गलत है भाई यहाँ पे। चलिए अगले पे मूव करते हैं। इसको देखिए भाई, इस क्वेश्चन को देखिए। लास्ट ऑप्शन 4। ओके, और लोग बताएं भाई। डी, डी, चलिए देखिए ये जो पॉइंट है भाई, ये सर्कल और स्क्वायर के अंदर कॉमन है, तो सर्कल और स्क्वायर के अंदर में कॉमन कोई रीजन होना चाहिए अकेला स्पेसिफिक, जो कि अदर के ना हो। तो देखो यहाँ सर्कल और स्क्वायर में जो कॉमन है बच्चों, ये रीजन ये रेक्टेंगल के अंदर में आ जा रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सर्कल और स्क्वायर में जो कॉमन रीजन है बच्चों वो ट्रायंगल के अंदर में आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। सर्कल और स्क्वायर के अंदर में जो कॉमन है स्पेसिफिक है, ठीक है, सर्कल और स्क्वायर में स्पेसिफिक है। अब बी और डी में हमें देखना है। अगला है ओनली नहीं, सर्कल और रेक्टेंगल में होना चाहिए कॉमन, सर्कल और रेक्टेंगल। तो देखो सर्कल ये रहा भाई और रेक्टेंगल ये रहा, इसके बगल में जो कॉमन आ रहा है बच्चों ये कहीं ना कहीं स्क्वायर के अंदर में ही है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसका मतलब यही ऑप्शन करेक्ट होगा।
क्लियर है? यस यहाँ आप देख पा रहे हैं सर्कल और रेक्टेंगल के अंदर में ये वाला जो रीजन है, ये पॉइंट यहाँ पे आ सकता है एक पॉइंट, तो इससे हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ओके, बस एलिमिनेट करने की कोशिश करिएगा, इसमें ढूंढने की कोशिश मत करिए कौन से ऑप्शन में सब हो रहा है, एलिमिनेट करते चलिए फटाफट। चलिए अगला बताइए भाई। सेकंड ऑप्शन डी ऑप्शन सर। ओके, भाई ये जो रीजन है आप देख पा रहे हो कि सर्कल और ट्रायंगल के अंदर कॉमन है, तो सर्कल और ट्रायंगल के अंदर सिर्फ कॉमन हो, सर्कल और ट्रायंगल के अंदर में जो भी कॉमन रीजन है बच्चों किसी न किसी फिगर में आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सर्कल और ट्रायंगल में कोई भी रीजन कॉमन नहीं है, ये नहीं हो सकता। सर्कल और ट्रायंगल में जो भी कॉमन है, ये वाला रीजन एक बच जा रहा है, ठीक है, ये हो सकता है। सर्कल और ट्रायंगल में ये रीजन बच रहा है, ये भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट है ये देखिए, ये वाला रीजन स्क्वायर, सर्कल और रेक्टेंगल के अंदर में कॉमन है। देखो स्क्वायर और रेक्टेंगल में तो कोई रीजन कॉमन ही नहीं है यहाँ पे, है ना। डी ऑप्शन में स्क्वायर और रेक्टेंगल में कोई भी रीजन कॉमन नहीं है, तो ये वाला पॉइंट कहीं नहीं आ सकता, तो ऑप्शन बी ही होगा। क्लियर है भाई सभी को? भाई क्लियर है ना सबको? ओके, तो भाई अब इस पे बेस्ड जो बाकी क्वेश्चंस है आप लोग कर लोगे? ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कर लेना भाई, जितनी जल्द से जल्द हो पाए। क्या बेटा? ये पीछे वाला? ओके, देखो क्या था, पॉइंट्स को ढूंढो भाई कि पॉइंट्स कहां पे कॉमन आ रहे हैं। ठीक है भाई, ये वाला पॉइंट जो ऊपर का डॉट है, ये सर्कल और ट्रायंगल के अंदर में कॉमन था, सिर्फ सर्कल और ट्रायंगल। अब आपने यहां देखा ये सर्कल का पार्ट है, ये ट्रायंगल का पार्ट है, तो सर्कल और ट्रायंगल में देखो ये वाला रीजन कॉमन आ रहा है ना। लेकिन ये पार्ट रेक्टेंगल में भी आ गया है, तो इसीलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। समझ में आ रही बात? नेक्स्ट, सर्कल और ट्रायंगल में देखो कोई पार्ट कॉमन ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट, इन दोनों में हो सकता है भाई, अभी हमने देखा था कि ये देखो ये ट्रायंगल है और ये सर्कल है, तो ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये हिस्सा छोटा सा हिस्सा, इस हिस्से में अगर पॉइंट डालोगे तो सर्कल और ट्रायंगल के अंदर सिर्फ कॉमन होगा, और यहाँ पे इस हिस्से में अगर आप पॉइंट डालते हो तो ये ट्रायंगल के अंदर में भी है और सर्कल के अंदर में भी है, तो बी और डी में से कोई हो सकता है। नेक्स्ट हमने इस पॉइंट को देखा जो कि रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कल में कॉमन था, तो यहाँ देखो रेक्टेंगल और स्क्वायर में कोई रीजन कॉमन ही नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो बचा कौन? सिर्फ बी। क्लियर है? ओके, तो भाई आज की क्लास के लिए इतना ही। आप इसके बचे हुए क्वेश्चंस कंप्लीट करके आइएगा नेक्स्ट वन पे। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।